हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का ई लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है। आई एम गगनप्रीत कौर। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। हम सबको ये जानना होगा कि सोशियोलॉजी क्यों बना और ये क्यों हमें एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है हमारे यूजी में, पीजी में, और अभी इसकी पीएचडी भी हो रही है। आखिर क्यों ये सब्जेक्ट बनाया गया और इसकी हिस्ट्री क्या है? तो आओ अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कल मैंने इसके बारे में बताया था, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो कैसे बना। तो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों का, दो लैंग्वेज का वर्ड है जिसको मिलाकर एक शब्द बना जिसका मतलब है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जो सोशो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है समाज, और लोगो एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है विज्ञान या अध्ययन करना। इस प्रकार जो सोशियोलॉजी है उसका मतलब बनता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करना। नेक्स्ट, क्योंकि सोशियोलॉजी दो भाषाओं के शब्द से बना है, इसलिए एक जॉन स्ट्यूअर्ट मिल थे जो कह रहे थे कि ये दो भाषाओं की एक अवैध संतान है, इसलिए इसको हम मिथोलॉजी बोलेंगे। बट बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने इस शब्द को अस्वीकार किया और सोशियोलॉजी को ही उन्होंने आगे कंसिडर किया। नेक्स्ट, समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, एक न्यू साइंस है, ठीक है। और इसको बनाने का जो श्रेय है, एक फ्रांस के विद्वान थे अगस्त कॉम्टे, उन्होंने इसको बनाया। इन्होंने इसका पहला नाम सोशल फिजिक्स रखा, पर बाद में 1838 में इसको सोशियोलॉजी नाम दिया गया। और इसी वजह से हम कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। अगस्त कॉम्टे को सिर्फ इसलिए हम समाजशास्त्र का जनक नहीं कहते क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया, बल्कि इन्होंने समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट भी स्थापित किया, जिसकी वजह से हम सोशियोलॉजी यूजी में, पीजी में और पीएचडी भी कर रहे हैं, राइट। सोशियोलॉजी समाज के उन स्वरूपों का अध्ययन करता है जो औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारे जेंट्स अपने घर से दूर शहरों में, अलग अलग देशों में जाने लगे और पीछे लेडीज़ और बच्चे बच गए। अभी वो पहले घर का काम करते थे, अभी वो बाहर के काम भी करने लगे, जिसमें वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने लगे। और जब जेंट्स जो एक पितरात्मकता वाला परिवार होता था, और जब लेडीज़ भी पैसे कमाने लगी तो उनमें आर्गुमेंट होने लगे, डिवोर्स के केस बढ़ गए, वायलेंस होने लगा। और ऐसे जो विषय थे, ऐसे जो कारण थे, प्रभाव थे, इनकी स्टडी करने के लिए, इनको समझने के लिए उस वक्त कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो इनको जिसकी वजह से हम उसको समझ पाते। इसीलिए सोशियोलॉजी जो है वो उत्पन्न हुआ। इन क्रांतियों से उत्पन्न हुए प्रभावों का अध्ययन करने की क्षमता उस समय के उपलब्ध विषय में नहीं थी, और इन प्रभावों के अध्ययन के लिए एक नया विषय सोशियोलॉजी अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, समाजशास्त्र अध्ययन का अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। जो समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, वो एक नया सब टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है 18 सेंचुरी का। कॉम्टे का मानना था कि जो समाजशास्त्र है एक ऐसा विज्ञान हो सकता है जो मानव समाज का उसी तरह अध्ययन करेगा जैसे अन्य विज्ञान प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करते हैं। कॉम्टे के अनुसार कि जैसे हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे ही हमारे समाज का अध्ययन करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी का करते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले करते हैं, जो साइंटिस्ट साइंस का करते हैं। नेक्स्ट, सबसे शुरुआती जो समाजशास्त्रियों में एक थे जर्मन के मैक्स वेबर। उनके लिए था कि स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल एक्शन क्या है, और उनके बीच के संबंध के बारे में वो बातें करते थे। उन्होंने ये कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे अर्थव्यवस्था है, राजनीति प्रणाली है, और लोगों के जो सोचने समझने का तरीका है उनको आकार देता है। जो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे कि जैसी सोशल स्ट्रक्चर होगी वैसा ही हमारा इकोनॉमी होगा, वैसा ही हमारी गवर्नमेंट होगी, और वैसा ही हमारी सोच होगी। नेक्स्ट, एक और थे इमाइल डर्कहाइम, जो फ्रांस के थे। उन्होंने जो सोशल फैक्ट थे उनके अध्ययन के बारे में कहा। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के बारे में कहा
कि जो व्यक्ति के बाहर मौजूद है और जो भी उनका व्यक्तिगत व्यवहार है, वो सभी सामाजिक तथ्य पर प्रभाव डालते हैं। जो भी सोशल फैक्ट हम देखते हैं, जो समझते हैं, वो सारे हमारे अराउंड में ही अस्तित्व में है। इसी वजह से हमें सोशल फैक्ट्स दिखते हैं, जब ऐसा ही हम व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, 20वीं और 21वीं सदी में समाजशास्त्र अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया था, क्योंकि उस वक्त समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, समाज परिवर्तन हो रहा था, सामाजिक संस्थाएं बन रही थी और सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे। तब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, समाज में बहुत सारे पश्चिमीकरण हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो वो सारे टॉपिक्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और लोगों ने सोशियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, समाज को पढ़ना शुरू किया, जिस वजह से हमारा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो एज हमें एकेडमिक में भी आने लगा। इसकी वजह से ही हम आसपास की दुनिया को समझने और अपने जीवन के बारे में अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। सोशियोलॉजी के इतिहास में कुछ की इवेंट्स हुए थे, उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि 1780 में जो समाजशास्त्र है वो पहली बार फ्रांस के एक निबंधकार थे इमैनुअल जोसेफ सीएस ने गढ़ा। समाजशास्त्र शब्द ऐसे नहीं बन गया, किसी ने उसको एक कहीं पर लिखा था। उसके बाद जब 1838 में अगस्त कॉम्टे ने अपनी बुक लिखी द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, तो उन्होंने एक समाजशास्त्र की नींव रख दी थी। नेक्स्ट, 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी एक बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें तर्क दिया गया था कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो आर्थिक शक्तियों द्वारा ही संचालित होता है। बिकॉज आपको कार्ल मार्क्स का पता है कि वो ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे और ज़्यादा वो पावर के बारे में बात करते थे। 1895 में इमाइल दरखैम ने अपनी बुक लिखी थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं वो सब सोशियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। 1899 में मैक्स वेबर ने अपनी बुक लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें तर्क दिया गया था, बताया गया था कि जो पूंजीवाद का उदय है वो धार्मिक विश्वासों से प्रभावित होता है। 1949 में टालकट पार्सन ने अपनी बुक लिखी थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसमें उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के विकास में एक प्रमुख कार्य किया था। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में एक अच्छा उन्होंने फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी थी, राइट। ये सब मैंने जो भी आपको की पॉइंट बताए हैं ये यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, और अगर आप रिसेंट पेपर भी उठाकर देख लेते हैं तो उसमें भी उन्होंने पूछे थे कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसका है, मैक्स वेबर। तो ये सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। मैं इस लेक्चर का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।